ये बेटा जो नेक्स्ट आर्टिकल हमने पढ़ना है, इस आर्टिकल में सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे सेल में वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा बेसिक रोल प्ले करता है और सबसे ज़्यादा यूँ कह लें कि हमारे पूरे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो बुनियादी तौर पे किस पार्ट से कंट्रोल हो रहे हैं, वो जो है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सो वो जो है वो हम आज ज़रा थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर जो जिस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो हमने पढ़ना है, दैट इज़ एक्चुअली द न्यूक्लियस। ये हमने पार्ट डिटेल में देखना है। न्यूक्लियस ये वो पार्ट है जिसको हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। हमारे बॉडी के मेन काम यहीं से कंट्रोल होते हैं, और वो मेन काम यहाँ से क्यों कंट्रोल होते हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मेन वर्किंग कंट्रोल होती है, उसकी वजह अब हम जो है वो यहाँ पर देखेंगे। बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियस किसी भी, जी बच्चे, यार पहले बताते आपका सवाल था, एक मिनट। आप क्या कह रहे हैं? अब मैंने सेंट्रियोल पढ़ाया था जी, और उसके बाद हाँ 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 हाँ। नो नो बेटा, इनको स्पोक नहीं कहना, इनको स्पॉक नहीं कहना। क्या कर रहे हो? 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 शाखें निकल रही हैं ये स्पॉक हैं। इनके ऊपर 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल लगे हुए हैं। याद रखें, ये जो ट्रिपलेट है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, लेकिन ये जो शाख निकल रही है ये स्पॉक है। ये मैंने आपको कल कहा था ना कि दिस इज नॉट माइक्रोट्यूब्यूल। वो जो एक उसकी शाख निकल रही है जो सेंटर से उसको जोड़ रही है, वो माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। माइक्रोट्यूब्यूल वो है जो उसको जो 3 ट्रिपलेट्स का सेट है वो माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, ये स्पॉक का मतलब है कि सिर्फ वो शाख जो सेंटर और ट्रिपलेट को आपस में जोड़ रही है, बस। ये 3 जो हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, एक शाख दरमियान वाली स्पॉक होगी, और वो आखिरी सेंटर का जो नाम था वो आप उस डायग्राम में देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं सही तरह। जी क्लियर है कासिम? कासिम ने पूछा था, जुरेज ने पूछा था, क्लियर हो गया? अच्छा जी, सो अब आइए हम जिस बेटा इसमें ना ये क्वेश्चन पहले कह दिया करें कि सर क्वेश्चन है, ताकि जो है वो दरमियान में बात इंटरप्ट ना हो। सो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस के हवाले से। न्यूक्लियस को ब्रेन क्यों कहा जाता है? बेटा न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोट्स में मौजूद होता है। ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स का जो पहला डिफरेंस आप लोगों को पता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, वो न्यूक्लियस का ही था। और जो न्यूक्लियस है इसका जो असल फीचर है वो ये है कि हमारा जो हेरिडिटरी मटीरियल है, वो मटीरियल के जिसने क्या करना है, हमारे बॉडी को डिज़ाइन करना है, यानी डीएनए, वो हमारे न्यूक्लियस में बंद होता है। अच्छी खासी सिक्योरिटी में मौजूद होता है हमारा डीएनए। ठीक है, ये अच्छी खासी सिक्योरिटी में मौजूद होता है। और इसी डीएनए के टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? जो डीएनए को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए तो इसी डीएनए के पार्ट्स को हम नाम देते हैं जीन्स का। ठीक है, और इन जीन्स से क्या बनता है? इन जीन्स से इंफॉर्मेशन आती है प्रोटीन बनने की, और हमारी बॉडी में जो ओवरऑल कंट्रोल होता है, पूरी बॉडी का कंट्रोल किसने संभाला हुआ होता है? प्रोटीन ने। कैसे? प्रोटीन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाती है, प्रोटीन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक मशीनरी भी बनाती है। मेटाबॉलिक मशीनरी प्रोटीन कैसे बनाती है बेटा? हाँ भाई, मेटाबॉलिक मशीनरी प्रोटीन प्रोटीन कैसे बनाती है? हाँ जी,
एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम्स बनाती है और एंजाइम्स हमारी बेसिक मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल करने वाले एंजाइम्स होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूक्लियस क्यों ब्रेन है? न्यूक्लियस इसलिए ब्रेन है क्योंकि ये डीएनए जो है वो रखता है, और डीएनए क्या करता है? डीएनए बेसिक स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। सो इट मीन्स के इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी यूकैरियोटिक सेल। आमतौर पर यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मिडल में या थोड़ा सा साइड पर मौजूद होता है, लेकिन अगर आप देखते हैं किसी भी प्लांट सेल को तो उसमें आमतौर पर न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल साइड पर होता है, क्योंकि प्लांट सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल जो है वो वैक्यूल होता है। ठीक है, प्लांट सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल वैक्यूल होता है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसके बारे में आप लोगों को मैंने कल भी एक बात बताई थी कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। डबल मेम्ब्रेनोस लिख देते हैं, OUOS। ठीक है, इसमें जो है वो अगर आप देखते हैं तो इसकी ये जो है वो बाहर की मेम्ब्रेन एक बनाते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है ना वो डिफरेंट जगहों पर आउटर मेम्ब्रेन से फ्यूज हुई होती है। मतलब ये आउटर है ना, ये वाली, ये है आउटर मेम्ब्रेन, OM लिख रहा हूँ मैं तो OM, और ये जो है वो इनर मेम्ब्रेन, इसको मैं IM लिख रहा हूँ। जो इनर मेम्ब्रेन है ना वो वैसे तो कंटिन्यूअस होती है, स्मूथ होती है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर वो आउटर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है। ये फ्यूजन पॉइंट है। इनर मेम्ब्रेन जब आउटर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होती है तो वहां पर एक पोर बन जाता है, फ्यूजन पॉइंट। ये जरा मैं पूरी मेम्ब्रेन बना लूं उसके बाद मैं आपको पोर का बताता हूँ। ये देखिए, ये जहां जहां फ्यूज हो रही है वहां वहां थोड़ी थोड़ी जगह छोटी जा रही है। इसका क्या मकसद है आपको अच्छे तरीके से पता है कि न्यूक्लियस में एंट्री और एग्जिट होती है मटेरियल की। मुख्तलिफ मटेरियल ने एंटर होना होता है और मुख्तलिफ मटेरियल ने एग्जिट होना होता है। ये जो एंटर और एग्जिट है ये खास तरह के गेट से कंट्रोल होता है जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। याद रखिए, न्यूक्लियर पोर्स जो हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है कि ये इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल बनाते हैं, मतलब किसी चीज को एंटर होने की इजाजत है और किसी चीज को नहीं है, किसी चीज को एग्जिट होने की इजाजत है, किसी चीज को नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अब आप लोगों को साथ ही एक और चीज भी पढ़ाता हूँ। हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन होता है, डार्क रीजन होता है। जी बेटा, किसी को पता है क्या होता है ये? न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है। ये न्यूक्लियोलर रीजन जो है इसमें क्या बनते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि इसको हम लेबल कर देते हैं, दिस इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलर जो रीजन है इसमें जो चीज बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज राइबोसोम। यहाँ से राइबोसोम बन के निकलते हैं अलग अलग पार्ट में, छोटे छोटे राइबोसोम बन के यहाँ से निकल रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ से भी निकलते हैं और यहाँ से भी निकलते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में बन के न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं। लेकिन जब तक ये बन नहीं जाते इनके लिए दरवाज़ा नहीं खुलता। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोलर रीजन होता है इसमें अंदर की तरफ मौजूद होता है राइबोसोमल डीएनए। आप लोगों ने राइबोसोमल आरएनए का नाम तो सुना होगा, लेकिन राइबोसोमल डीएनए का नाम नहीं सुना होगा। ठीक है बेटा, याद रखिए, एक होता है राइबोसोमल डीएनए। राइबोसोमल डीएनए जो है उससे राइबोसोम का प्रोटीन पार्ट बनता है। राइबोसोम में कितने % प्रोटीन होती है बेटा? जी, 50% प्रोटीन होती है, 50% राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, तो आरडीएनए जो है वो प्रोटीन भी बनाता है और वो राइबोसोमल आरएनए भी बनाता है। तो याद रखिए, किसी भी न्यूक्लियस में जो मिडल गाढ़ा पार्ट होता है उसके अंदर की साइड पर राइबोसोमल डीएनए मौजूद होता है, और बाहर की साइड जिसको पेरिफेरल रीजन कहते हैं। पेरिफेरी क्या होता है? कोई बताएगा पेरिफेरी क्या होता है? पेरिफेरल रीजन, जी, आउटर बाउंड्री। पेरिफेरल रीजन आउटर बाउंड्री को कहते हैं। ठीक है, पेरिफेरी। ठीक है, तो पेरिफेरी जो है इस पे होते हैं राइबोसोम, यानी सारे राइबोसोम इधर इकट्ठे हुए होते हैं। जब इनको बाहर भेजना होता है तो यहीं से इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन आउटर रीजन क्यों डार्क होता है?
ये न्यूक्लियोलस क्यों डार्क होता है? क्योंकि जो जो राइबोसोम बनता जाता है, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, तो जो जो राइबोसोम बनता जाता है उस राइबोसोम को हम पेरिफेरल रीजन में भेज देते हैं, वो राइबोसोम पेरिफेरल रीजन में जाता रहता है, वो पेरिफेरल रीजन में जाता है, और जैसे ही वो बन जाता है कंप्लीट, उसके बाद उसको न्यूक्लियर पोर के जरिए बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, सो ये न्यूक्लियोलस जो है वो इस लिहाज से राइबोसोम की फॉर्मेशन के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर सिर्फ राइबोसोमल डीएनए ही मौजूद होता है, बाकी डीएनए मौजूद नहीं होते। बाकी हमारा जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। बेटा हमारा जो डीएनए होता है वो आमतौर पर, अगर हम बात करते हैं ना इंटरफेज वाले सेल की, इंटरफेज वो सेल होता है जो कि दो डिवीजन के दरमियान का फेज होता है ना, उसको इंटरफेज कहते हैं। एक माइटोसिस हुई, सेल रेस्ट पे गया, फिर माइटोसिस हुई, तो जो रेस्ट का फेज होता है वो इंटरफेज होता है। ठीक है, इंटरफेज के दौरान हमारे इस डीएनए में टोटल 46 क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, सॉरी 46 क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं। याद रखिए जितने क्रोमेटिन थ्रेड्स होंगे उतने ही क्रोमोसोम होंगे, तो हमारे डीएनए के अंदर 46 क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, और ये जो 46 क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं इन्हीं को तय बर दर तय ले जाकर हम क्रोमोसोम बनाते हैं। इसकी मैं डिटेल आपको बताता हूँ, एक लम्हे को जरा बुक की तरफ आते हैं। हमारे जो सेल डिफरेंट सेल्स होते हैं वो उनमें ज्यादातर सिंगल न्यूक्लियस होता है, तो हम उनको कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट सेल, यानी ऐसे सेल कि जिनमें एक एक न्यूक्लियस है। बहुत से ऐसे सेल होते हैं जिनमें काफी ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे मल्टी न्यूक्लिएट सेल, जैसे हमारे मसल सेल है, मसल सेल में काफी ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, मसल सेल में काफी ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। सो मल्टी न्यूक्लिएट सेल जो हैं कुछ ऐसे होते हैं जो बाई न्यूक्लिएट होते हैं, जिनमें दो न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियाई। तो जरूरी नहीं है कि हर सेल में एक ही न्यूक्लियस हो, खास तौर पे एनिमल्स में जरूरी नहीं है कि एक ही न्यूक्लियस हो, बहुत से ऐसे सेल्स हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा होते हैं। न्यूक्लियस का अपना जो है वो मटेरियल, वो साइटोप्लाज्म नहीं बल्कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। याद रखिए एक टर्म यूज होती है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के हम क्या कहते हैं बेटा? इन दोनों को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, सो ये एक और बात हो गई। उसके बाद ये इन्होंने यहाँ पर बाकी बातें बताई हुई हैं। हाँ, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बताया हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप कंपोज्ड ऑफ 2 मेम्ब्रेन। ये देखिए, द आउटर मेम्ब्रेन इज एट प्लेसेस, आउटर मेम्ब्रेन डिफरेंट जगहों पर कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, ऐसा भी होता है कि क्योंकि आप लोगों को पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना वो इसके साथ साथ मौजूद होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत से न्यूक्लियर पोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही आ जाए। ये देखिएगा गौर से, ये देखिए, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा हमने जब भी ड्रॉ किया वो बिल्कुल साथ ड्रॉ किया ना न्यूक्लियस के। तो फर्ज करें कि इतने न्यूक्लियर पोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की विसिनिटी में आ जाएंगे। ये देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बाकी न्यूक्लियस का हिस्सा, उसके न्यूक्लियर पोर अलग हैं, न्यूक्लियस के बाकी पोर अलहदा हैं, लेकिन बहुत सी मेम्ब्रेन को किसने कवर किया होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कवर किया होता है। लिहाजा बहुत से राइबोसोम यहाँ से डायरेक्ट निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक चले जाते हैं। बेटा ये बात समझ आई आप लोगों को? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली बात क्लियर हो गई है? अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं। हाँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स, ये आप लोगों को एमसीक्यू आ सकता है कि कितने न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं किसी भी सेल में। तो बेटा ये वेरी करता है, ये वेरी करता है। ये क्या वेरी करता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। इसमें वेरी क्या करता है कि द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, वो सेल जो अभी डेवलप हो रहे होते हैं उसमें एक न्यूक्लियस में 30,000 पोर्स हो सकते हैं। जो सेल अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना, जो अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, जिन्होंने डेवलप होना है, जिन्होंने मेच्योर होना है, जो अनडिफरेंशिएटेड हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज है, उसमें 30,000 पर न्यूक्लियस हो सकते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। लेकिन जैसे ही वो डेवलप हो जाता है तो उसके जो है 3 या 4 भी, जैसे देखें डिफरेंशिएटेड सेल्स सच एज एरिथ्रोसाइट्स हैव ओनली 3 to 4 पोर्स पर न्यूक्लियस। 3-4 पोर्स हैं, मतलब जिनमें, अच्छा इसको इस तरह कर लेना, एक्चुअली इस बात को इस तरह पुट कर लें
कि जिस सेल में जितनी ज्यादा जरूरत होगी उतने ही ज्यादा न्यूक्लियर पोर्स हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, ठीक है। सो ये इसी वजह से न्यूक्लियर पोर वेरी करते हैं। फिर आ जाते हैं न्यूक्लियोलस में, जो हमने पढ़ा है, मैं एक्चुअली जो हमने पढ़ा है ना उसको मैं वो करना चाह रहा हूँ। हाँ ये देखें, न्यूक्लियोलस दो रीजन्स पर मुश्तमिल होता है, कंपोज्ड ऑफ टू रीजन्स, पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया कंपोज्ड ऑफ प्रिकर्सर राइबोसोमल सब यूनिट्स। जो पेरिफेरल एरिया है यानी कि जो बाउंड्री एरिया है वो ग्रैन्युलर होता है, यानी उसमें ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे होते हैं। इस रीजन की बात हो रही है। ये क्या वजह है कि इसमें राइबोसोम्स बन के तैयार पड़े, और सेंट्रल फाइब्रिल एरिया, क्यों, यहां पर आरएनए और डीएनए के मॉलिक्यूल है, लिहाजा ये फाइब्रिलर नजर आता है, जैसे यहाँ फाइब्रिल्स हैं। अब आइए आखिरी चीज के ऊपर, जब हम पढ़ने लगे थे बेटा, हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर, थोड़ी सी डायग्राम जो है वो एक दफा फिर से बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ, न्यूक्लियस, पूरा न्यूक्लियस नहीं बनाते, इसके अंदर हमने अभी क्या बात की, हमने कहा कि 46 क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, मतलब डीएनए एक ही नहीं होता, बल्कि 46 डीएनए के छोटे छोटे स्ट्रैंड होते हैं, 46, ये टोटल 46 स्ट्रैंड्स होते हैं, छोटे छोटे इस तरह डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। अब ये जो 46 स्ट्रैंड्स होते हैं, जब आती है बारी माइटोसिस की, जब माइटोसिस की बारी आती है तो ये जो होते हैं, ये सबसे पहले ये थ्रेड, ये क्या हो जाते हैं, आपको पता है कि माइटोसिस में एक फेज आता है एस फेज, एस फेज में ये थ्रेड्स जो हैं वो डबल होते हैं, इनकी कॉपी बनती, अपने ही ऊपर एक एक कॉपी बनती है, मतलब एक थ्रेड है ना वो अपने ही ऊपर डुप्लीकेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर आता है प्रोफेज, उसके बाद फिर ये प्रोफेज आता है। प्रोफेज में हम क्या करते हैं, हम इसको कंडेंस कर देते हैं, मतलब इसकी तहें लगा देते हैं। गौर से सुनिएगा, आपके पास 46 क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, आपने माइटोसिस से पहले एस फेज में उन 46 को डबल कर दिया, अपने ही ऊपर डबल कर दिया, तो आप जब इसको डुप्लीकेट करेंगे और अपने ही ऊपर डुप्लीकेट करेंगे तो ये जो एक थ्रेड था ये इस तरह की अपीयरेंस देना शुरू कर देगा। और जब ये डुप्लीकेट हो जाएगा तो प्रो फेज में जब आप इसको कंडेंस करेंगे, मतलब इसकी तहें लगाना शुरू करेंगे, तो आपको हर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम ऐसे दिखेगा। हर डुप्लीकेटेड क्रोमेटिन, अब इधर गौर कीजिएगा बेटा, ये क्रोमेटिन है, इसके अंदर अभी तक जितना है ये क्रोमेटिन है, ये वाला जो रीजन है ये डुप्लीकेटेड है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी क्रोमेटिन है, डुप्लीकेटेड क्रोमेटिन। बेशक डबल हो गया है, लेकिन आप इसको अभी क्रोमोसोम नहीं कह सकते क्योंकि ये कंडेंस नहीं हुआ, इसकी तहें नहीं लगी। और उसके बाद जब ये इस स्टेज में आ जाता है, जब इसकी तहें लग जाती हैं, फिर आप इसको क्या कहते हैं, फिर आप इसको क्रोमोसोम कहते हैं। तो याद रखिए, जब तक कंडेंसेशन नहीं हो जाती, जब तक क्रोमेटिन थ्रेड की तहें नहीं लग जाती, तब तक आप उसको क्रोमोसोम नहीं कहते, बल्कि आप उसको क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। आप तब तक उसको क्रोमेटिन कहते हैं। अच्छा, ये क्रोमेटिन थ्रेड्स की तादाद जो है वो डिफरेंट एनिमल्स में न्यूक्लियाई में डिफरेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो यहाँ पर कोई भी खास इन्होंने बात ऐसा नहीं की हुई। हाँ, क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए नहीं होता बल्कि प्रोटीन्स भी होती हैं, ठीक है। इसको सहारा देने के लिए ना, क्रोमोसोम को सहारा देने के लिए प्रोटीन्स भी होती हैं। हाँ, यहाँ से शुरू होता है कि ऑर्गेनिज्म में कितने कितने क्रोमोसोम हो सकते हैं। देखिए, फ्रॉग सेल में 26 हैं, चिंपांजी जो है उसमें 48 हैं, 8 क्रोमोसोम है फ्रूट फ्लाई में, 16 किसमें हैं, 16 हैं अनियन में, प्याज में, 48 पोटैटो में हैं, 14 मटर में हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ह्यूमन स्पर्म एंड एग्स हैव। हाँ, जब स्पर्म और एग बनते हैं तो क्रोमोसोम की तादाद हमेशा हाफ हो जाती है। ये बात तो आपको पता है, आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ी हुई है, ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब स्पर्म बनते हैं तो क्रोमोसोम की तादाद अगर 46 है तो वो एक सेट रह जाता है, यानी 23 का एक सेट रह जाता है। सो ये टोटल है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जब आप पढ़ते हैं ना, तो न्यूक्लियस का अगर आपको आर्टिकल आता है तो याद रखिए, न्यूक्लियस के आर्टिकल में
आपको सारा कुछ लिखना पड़ता है। अगर तो वो आपसे कहता है ना कि राइट नोट ऑन क्रोमोसोम, फिर तो आप क्रोमोसोम वाला पार्ट लिखेंगे। इसी तरीके से अगर वो आपको लिख कर आपको कहता है कि राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियर पोल, वो आप सिर्फ वो वाला पार्ट लिखेंगे। लेकिन अगर वो आपको कहता है राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस, तो आपको न्यूक्लियस का पार्ट लिखना है, न्यूक्लियर पोर्स लिखने हैं, क्रोमोसोम लिखने हैं और साथ डायग्राम बनानी है। डायग्राम आप लोगों की बुक में बनी हुई है। तो बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन। अब ये जो पूरा सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल, ये हमने पढ़ा और हमें पता लगा कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ एक यूकैरियोटिक सेल बनाने की। बेटा आप लोगों को सवाल है तो ज़रूर कीजिएगा। बेटा बेसिकली इसको, ये जो आप इसकी बात करो या डुप्लीकेट हो जाता है, ये असल में ना आप इसको 92 कह नहीं सकते, क्योंकि चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, अगर वो एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं तो वो क्रोमोसोम एक काउंट होगा। तो क्रोमोसोम 46 ही रहते हैं। एक सेंट्रोमियर से जुड़ने वाले जितने क्रोमोसोम हैं, जितने भी, वो सारे के सारे सिंगल ही काउंट होंगे। तो क्रोमोसोम 46 ही रहते हैं। डुप्लीकेट होने के बाद आप उनको 92 नहीं कह सकते। क्लियर हुई बात? जी बेटा, और कोई सवाल? जी फरमाइए। Mitochondria, lysosome, peroxisome, glyoxysome, vacuole, vacuole भी है। उसके बाद क्या था? सेंट्रियोल्स। सॉरी बेटा, क्या कह रहे हैं? जी बेटा, ये सुबह सबसे पहले रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शेयर से पहले रिकॉर्डिंग की थी स्टार्ट। जी हो रही है। सेंट्रियोल थे और क्या था? क्लोरोप्लास्ट था। और कौन कौन से ऑर्गेनल्स थे? क्लोरोप्लास्ट तो एनिमल सेल में है ही नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया, सेंट्रियोल बना लिया, साइटोस्केलेटन, फाइबर्स, वैक्यूल्स, पेरोक्सिसोम, ग्लायोक्सिसोम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म। इसमें अगर इस सेल को जरा तरीके से बनाए ना, तो ये इसके नीचे जो है वो आप एक नेटवर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो नेटवर्क है, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह का नेटवर्क है। ये साइटोस्केलेटन, ये एक मुख्तसर डिपिक्शन है इसकी, आपका जो कंप्लीट एनिमल सेल होता है उसकी। ठीक है। इसमें हम थोड़े से ग्रेन्यूल्स शो कर देते हैं जो साइटोप्लाज्म शो कर रहे हैं। मतलब ये साइटोप्लाज्म है। तो दिस इज अ कंप्लीट एनिमल सेल। ठीक है। इसमें अब आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो किस किस तरह वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है। ये जो हिस्सा है इसको मैं लेबल कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा एम्बिगुअस सा बना हुआ है। इसको मैं लेबल कर देता हूँ। ये मैंने सेंट्रियोल्स बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरह नाकाम हुआ।
तो बाकी जो है वो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। खास तौर पर बेटा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर जो गोल्जी अपरेटस में पैकेजिंग वगैरह होती है, इस सब को एक खास नाम दिया जाता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी मेम्ब्रेन के अंदर एक खास सिस्टम होता है जिसको आप एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस से लेकर वैक्यूल तक की जो पूरा वैक्यूल या फिर लाइसोसोम बनने तक की जो पूरी होती है ना, एक प्रोसेसिंग होती है। पहले राइबोसोम आता है, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन ब्लेब में होकर गोल्जी अपरेटस में जाती है, गोल्जी अपरेटस उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको वेसिकल में बाहर निकालता है, जो आखिरी वेसिकल बनती है। ये कंप्लीट सिस्टम जो है ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहलाता है। ये आप लोग लिख लें या ये याद रख लें क्योंकि ये एमडी कैट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो ये दिस इज अ होल कंप्लीट डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। अच्छा, उसके बाद जो आपका अगला आर्टिकल है वो मैं इंशाल्लाह को आज का दिन है, कल तो छुट्टी होगी, मेरा ख्याल है आज ये चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं। मैं ना वो छोटा सा आर्टिकल वो जो है वो निकाल लेता हूँ ताकि आप लोग आराम से जो है वो एक दफ़ा ही ख़त्म हमारा ये चैप्टर हो जाए, हम उसके बाद 5वां चैप्टर ही स्टार्ट करें। सेव कर लेते हैं। ये बेटा अब सेल आता है, कभी भी नहीं आता, अब आना चाहिए यार, अब ना आए तो सकती है। ये मैं आप लोगों को ना इसका पहला पेज याद मुझे आया, मैंने पहले पेज पे भी आपको नहीं पढ़ाया था ना, मैंने कहा था मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, तो वो वाला भी और ये जो अब मैं पढ़ाने लगूँ ये भी आप लोगों को जो है मैं सेंड कर देता हूँ। मैं अभी पार्ट ओपन करता हूँ, एक मिनट ठहरिएगा। फिर आप लोगों की बुक में जो आखिरी है ना आर्टिकल वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये मैं जो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करूंगा याद रखिएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करेगी वो आर्टिकल इजीली याद करने में, क्योंकि वो आर्टिकल एक पैराग्राफ की सूरत में है। वो आर्टिकल अगर आप अपनी बुक में देखेंगे ना, आपके सामने बुक अगर पढ़ी हो तो वो आर्टिकल है एक पैराग्राफ की फॉर्म में। वो पैराग्राफ जो है वो ये डिफरेंस को सही तरीके से याद करने में हेल्प नहीं करता। ये जो मैं अब आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाने लगा हूँ ये आपने याद भी ऐसे ही करना है और लिखना भी ऐसे ही है, जो मैं अब आप लोगों को आर्टिकल दिखाने लगा हूँ, ठीक है। ये देखिएगा यूकैरियोटिक सेल किन में होता है जी, यूकैरियोटिक सेल है एनिमल्स में और प्लांट्स में, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इन दोनों में होता है। बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए जी, यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मटेरियल टाइटली पैक्ड होता है। इसमें न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियस के बगैर होता है, साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ये देख सकते हैं आप, न्यूक्लियर मटेरियल इज विदाउट एनी कवरिंग एंड डायरेक्टली सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म, जबकि इसमें मेम्ब्रेन के अंदर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जबकि आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। और इसी वजह से मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम इस चैप्टर में कौन सा सेल पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 में हमने यूकैरियोटिक सेल पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, फिर उसके बाद आ जाइए, इसमें राइबोसोम 80S होता है और इसमें राइबोसोम 70S होते हैं। हाँ ये देखिएगा, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि इसमें जो राइबोसोम 80S बनता है वो कैसे बनता है। राइबोसोम इसमें बनता है 60S प्लस 40S, ठीक है। इसमें जो बनता है ना वो बनता है हाँ 50S सॉरी प्लस 30S, जो कि क्या होना चाहिए 80, लेकिन ये क्या हो जाता है 70। वो मैं ये क्यों हो जाता है 70, 80 क्यों नहीं होता, ये राइबोसोम वाले लेक्चर में बड़ी डिटेल में मैंने बात बताई हुई है आप लोगों को। अच्छा, इसमें इसका मतलब है आप देखें जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो दोनों यूनिट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से बड़े होते हैं, ठीक हो गया। माइटोसिस एंड मियोसिस अकर,
माइटोसिस और मियोसिस होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई माइटोसिस नहीं होती, कोई मियोसिस नहीं होती। मतलब माइटोसिस का ही सवाल नहीं है, मियोसिस तो बड़ी खास चीज़ है। तो प्रोकैरियोट्स में मियोसिस भी नहीं होती। फिर यूकैरियोटिक सेल जो है वो मॉडर्न एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो है वो प्रिमिटिव एवोल्यूशन को, यानी पुराने, सबसे पुराने जो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोकैरियोटिक सेल। सेल वॉल इन यूकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, काइटिन एंड लिग्निन। अच्छा, ये एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यूकैरियोटिक सेल वॉल में सेलुलोज होते हैं, काइटिन होते हैं, लिग्निन होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में इन तीनों में से कोई नहीं होता। ना सेलुलोज होता है, ना काइटिन होता है, ना लिग्निन होता है, बल्कि उसमें एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, पॉलीसेकेराइड। और इस पॉलीसेकेराइड को हम सेक्यूलस का नाम भी देते हैं। मतलब इसका एक अलग नेम है जो पहले कभी रखा गया था, सेक्यूलस। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। और इसको एक्चुअली केमिकली इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, ये देखें, पेप्टाइडोग्लाइकेन केमिकली इसका नाम है, लेकिन ना ये सेलुलोज है, ना ये काइटिन है, और ना ये लिग्निन है। सेलुलोज, काइटिन और लिग्निन किसकी सेल वॉल के फीचर हैं? यूकैरियोटिक सेल वॉल की। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल का फीचर है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, और उसी को आप जो है वो सेक्यूलस भी कहते हैं। तो ये जो है वो इनका फर्क है, और बड़ा ही सिंपल सा, बड़ी ही जनरल सा आर्टिकल है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा दिए कि सारी बातें हम दरमियान में करते रहें। ये जो है ये मैं आप लोगों को अभी व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करता हूँ, बल्कि मैं वहाँ भी अपलोड कर देता हूँ आपका जो है ना, जो गूगल क्लासरूम है उधर भी अपलोड कर देता हूँ। इसकी जो डायग्राम बुक में है वो बनानी है। इसकी जो डायग्राम बुक, वो सिर्फ नहीं, वो सिर्फ प्रोकैरियोट की है। वो जो डायग्राम आपके बुक में अवेलेबल है वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल की है, वो यूकैरियोटिक सेल की नहीं है। हाँ, इसमें एक हो सकता है कि अगर आपने प्रोकैरियोटिक की बनानी है तो यूकैरियोटिक सेल की, जो अभी मैंने आपको एनिमल सेल की डायग्राम बना के दी है ना, वो बना ले। कोई शेडिंग और कशीदाकारी, मीनाकारी, कोन मेहंदी से डिजाइन वो बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली उतनी डायग्राम बनाएं जितनी समझ आ रही हो कि हाँ ये बनाया गया, बस। और आप उसको लेबल कर दें। नीट होनी चाहिए, बिल्कुल शेडिंग नहीं, कोई खास किस्म की प्रॉपर लाइनिंग वगैरह वो नहीं, बस क्लियर होनी चाहिए डायग्राम, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, सो ये जो है वो आपने इतना ही बनाना है जितना आप लोग, जितना मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे ड्रॉ करके दिए। तो अगर आपको आर्टिकल आ जाता है तो आप प्रोकैरियोटिक सेल की वही डायग्राम बना दें जो आपके बुक में है, इसी आर्टिकल के नीचे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के नीचे गिवन है, डिफरेंसेस के नीचे गिवन है। और यूकैरियोट की वो बना दो जो मैंने भी आपको बना के दी है। जी बेटा। नहीं, इसमें ना अच्छा होगा कि अगर आप वो बना देते हैं ना,